गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने सीएफटी के आधार पर संकुलों में रंग को बताया था, कलर को बताया था। आज अपन सीएफटी के आधार पर संकुलों का स्थायित्व बताएंगे। देखिए, अपन बता चुके हैं कि संकुल यौगिक का जब निर्माण होता है तो उप सहसंयोजक बंध बनता है किस किस के बीच? धातु आयन और लिगेंड के बीच। तो धातु पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि धातु का मुख्य गुण होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। तो ये धातु हो गया धनायन के रूप में, और ये एन हो गए इसके लिगेंड के। अब जब धातु और लिगेंड के बीच उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो धातु आयन है वो कार्य करता है इलेक्ट्रॉन ग्राही का, और जो लिगेंड है वो कार्य करता है इलेक्ट्रॉन दाता का। तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, और धातु के पास पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए धातु है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दाता हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया। अब देखिए, लुईस कहता है कि वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी रखती है वो होती है लुईस क्षार। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है लिगेंड, तो लिगेंड यहाँ पर कार्य करेगा किसका? लुईस क्षार का। और लुईस के अनुसार वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करती है वो होती है लुईस अम्ल। तो यहाँ पे धातु आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य कर रहा है, तो धातु आयन हो गया लुईस अम्ल। तो जब संकुल यौगिक का निर्माण होता है तो धातु आयन काम करता है लुईस अम्ल का और लिगेंड काम करता है लुईस क्षार का। तो इस प्रकार हम जो धातु और लिगेंड के बीच होने वाली क्रिया है उसको अपन मान सकते हैं एक अम्ल क्षार क्रिया। तो धातु और लिगेंड के बीच होने वाली जो क्रिया है, धातु और लिगेंड के बीच जो उप सहसंयोजक बंध बनता है उस क्रिया की तुलना अपन कर सकते हैं किससे? अम्ल क्षार क्रिया से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कार्य कर रहा है लुईस क्षार का और धातु आयन काम कर रहा है लुईस अम्ल का, इसलिए इसकी तुलना अपन कर सकते हैं अम्ल क्षार क्रिया से। अब देखिए, धातु आयन और लिगेंड के बीच क्रिया होने से उप सहसंयोजक बंध बनेगा और निर्माण होगा बड़े कोष्ठक वाले संकुल यौगिक का, और यहाँ उप सहसंयोजक बंध बनता है इसलिए इसको उप सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये संकुल बन गया M, धातु आयन हो गया, लिगेंड कितने हैं? स्मॉल n, तो ये लिगेंड हो गए, और धातु आयन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा बड़े कोष्ठक पर। तो यहाँ पर इस क्रिया से ये अपना बन गया क्या? संकुल लवण। अपन को पता है अम्ल और क्षार की क्रिया होने से किसका निर्माण होता है? लवण का। तो ये यहाँ पे बन गया संकुल लवण। अब देखिए,
जो आधा तीर है वो राइट साइड में और आधा तीर लेफ्ट साइड, यानी ये जो अभिक्रिया है वो है साम्य में। ये अभिक्रिया है वो अपन ने शो की है किसमें? साम्य में। तो धातु और लिगेंड के बीच होने वाली इस क्रिया पे अपन उष्मा गतिकी साम्य को लागू करेंगे। अब यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो साम्य वाली अभिक्रिया है उस पे अपन एक नियम लगाते हैं, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य में है तो उसके अंदर एक साम्य स्थिरांक होता है। तो यहां पे ये ले लिया साम्य स्थिरांक, और साम्य स्थिरांक को शो किया जाता है किससे? केसी से। तो साम्य स्थिरांक है उसको शो किया जाता है किससे? केसी से। और साम्य वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक केसी का जो मान है वो होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यहां पर जो बड़ा कोष्टक है, इस बड़े कोष्टक का मतलब यहां पर है सांद्रता। यहां जो आप बड़ा कोष्टक देख रहे हो साम्य स्थिरांक केसी के फॉर्मूले में, इस बड़े कोष्टक का मतलब है क्या? सांद्रता। तो आप देख रहे हो ऊपर तो उत्पाद है, तो ऊपर तो हो गई उत्पाद की सांद्रता और नीचे है अभिकारक, तो नीचे हो गई अभिकारक की सांद्रता। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य में होती है तो उसके लिए द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से साम्य स्थिरांक केसी की वैल्यू होती है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब देखिए ये भी अभिक्रिया अपन ने धातु और लिगेंड के बीच की जो अभिक्रिया ली है ये भी अपन ने किस में ली है? साम्य में ली है। तो अपन इस अभिक्रिया पर अपन लागू करेंगे साम्य स्थिरांक केसी। अब देखिए यहां पर इस अभिक्रिया में उत्पाद कौन है? संकुल लवण है। तो इस अभिक्रिया में अपना उत्पाद हो गया संकुल लवण, और इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन कौन है? धातु आयन और लिगेंड। तो धातु आयन और लिगेंड है वो अपने हो गए क्या? अभिकारक। तो धातु आयन और लिगेंड तो अभिकारक हो गए और संकुल लवण है वो उत्पाद हो गया। अब अपन इस अभिक्रिया पे लागू करेंगे साम्य स्थिरांक केसी। तो देखिए अपन यहां पर साम्य स्थिरांक केसी को लिखेंगे। तो यहां उत्पाद हो गया संकुल लवण, तो अपना संकुल लवण है MnN प्लस, तो ऊपर तो आ गया उत्पाद और नीचे आ जाएंगे अभिकारक। तो अभिकारक है धातु आयन और लिगेंड, तो नीचे अभिकारक की सांद्रता, तो धातु आयन की सांद्रता गुणा यहां पे दूसरा अभिकारक कौन है? लिगेंड। अब लिगेंड के आगे स्मॉल n ये दर्शाती है लिगेंड की संख्या को, और सांद्रता दर्शाते वक्त ये नियम है कि यदि किसी के आगे गुणा में संख्या लगी है तो
तो सांद्रता दर्शाते वक्त ये जो संख्या है वो चली जाती है घात में। तो ये जो संख्या है स्मॉल n, ये सांद्रता दर्शाते वक्त चली जाएगी कहां पर? घात के रूप में। तो ये धातु और लिगेंड के बीच होने वाली इस क्रिया के लिए क्या हो गया? साम्य स्थिरांक Kc का मान हो गया। ऊपर उत्पाद की सांद्रता और नीचे अभिकारक की सांद्रता। अब देखिए अपना टॉपिक है संकुलों का स्थायित्व। तो यहां पर अपन Kc की जगह ले लेंगे क्या? Ks। अपन Kc की जगह ले लेंगे क्या? Ks। अब Ks क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी Ks को अपन कहेंगे संकुल का स्थायित्व स्थिरांक। Ks को अपन यहां कहेंगे संकुल का स्थायित्व स्थिरांक। तो देखिए यहां पे जो K है वो तो साम्य को शो करता है, स्थिरांक को शो करता है, साम्य स्थिरांक। और S है वो यहां पे S आया है किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, यानी ये जो S है वो संकुल के स्थायित्व को शो करता है। तो यहाँ पे Kc की जगह ले लेंगे किसको? Ks को। और Ks है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल का स्थायित्व स्थिरांक। अब देखिए Kc की जगह Ks ले लीजिए। तो Ks बराबर हो जाएगा n, ये तो हो गया उत्पाद बटे अभिकारक धातु आयन की सांद्रता गुणा लिगेंड की सांद्रता की घात स्मॉल n। तो ये मान हो गया किसका? संकुल के स्थायित्व स्थिरांक। तो यदि किसी संकुल का अपन को बताना है क्या? स्थायित्व, तो संकुल के स्थायित्व को बताया जाएगा किसके द्वारा? स्थायित्व स्थिरांक Ks के द्वारा। अब देखिए अब किसी संकुल के लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान यानी Ks का मान है वो समानुपाती होता है उस संकुल के स्थायित्व में। Ks का मान है वो समानुपाती होगा किसके? संकुल के स्थायित्व। यानी Ks का मान जितना ज्यादा होगा उस संकुल का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, और Ks का मान जितना कम होगा उस संकुल का स्थायित्व उतना ही कम होगा। अब देखिए तो संकुल का स्थायित्व है वो डिपेंड करेगा Ks के मान पे। अब Ks का जो मान है उसको प्रभावित करते हैं तीन कारक। तो Ks के मान को प्रभावित करने वाले तीन कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है धातु आयन पर आवेश। पहला कारक है धातु आयन पर आवेश। दूसरा कारक है
उपस्थिति और तीसरा कारक है लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। तो ये जो तीन कारक हैं वो प्रभावित करते हैं स्थायित्व स्थिरांक Ks के मान को, और Ks का मान प्रभावित होगा तो संकुल का स्थायित्व भी प्रभावित होगा। Ks का मान बढ़ेगा तो संकुल का स्थायित्व बढ़ेगा, और Ks का मान घटेगा तो संकुल का स्थायित्व भी घटेगा। अब देखिए, अपन कुछ एक संकुल लेते हैं और उन संकुलों के लिखते हैं Ks के मान। अपना पहला संकुल है A। अब A कॉम्प्लेक्स के लिए Ks का मान लीजिए है 1.7 गुणा 10⁴, और अपना दूसरा संकुल है B, और B के लिए Ks का मान है 2.8 गुणा 10⁴। अब ये अपन ने दो संकुल ले लिए A और B, और दोनों के लिए लिख लिए स्थायित्व स्थिरांक Ks के मान। अब अपन ने बताया था Ks का मान है वो समानुपाती होता है संकुल के स्थायित्व में, यानी जिस संकुल के लिए Ks का मान ज्यादा होगा उस संकुल का स्थायित्व भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे Ks का मान ज्यादा है कौन से संकुल के लिए? B संकुल के लिए 2.8 गुणा 10⁴। तो यदि अपन इन दोनों के स्थायित्व का क्रम लिखेंगे तो B का स्थायित्व ज्यादा होगा किसकी तुलना में? A की तुलना में। तो ये इन दोनों के स्थायित्व का हो गया क्या? क्रम। तो यदि अपन को दो या दो से अधिक संकुल दे दिए जाए और उनके दे दिए जाए Ks के मान, और अपन को पूछ ले कि संकुलों के स्थायित्व का क्रम बताइए, तो अपन को केवल ये ध्यान रखना है कि जिस संकुल के लिए Ks का मान जितना ज्यादा होगा वो संकुल उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। तो ये Ks के मान के आधार पे इन संकुलों के स्थायित्व का क्रम हो गया। B संकुल का स्थायित्व ज्यादा होगा किससे? A से, क्योंकि B संकुल के Ks का मान क्या है? ज्यादा है। अब देखिए, अपन ने कहा कि Ks का मान है, या कह लीजिए संकुल का स्थायित्व, इसको कितने कारक प्रभावित करते हैं? 3। तो अपन अब बारी बारी इन तीनों कारकों के बारे में पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और अपना जो पहला कारक है वो है धातु आयन पर आवेश। पहला जो कारक अपना है वो है धातु आयन पर आवेश। अब देखिए, धातु आयन पर आवेश है वो समानुपाती होता है Ks के, और Ks है वो समानुपाती होगा संकुल के स्थायित्व।
तो देखिए, यदि संकुल में धातु आयन पर आवेश का मान ज्यादा होगा तो उसके लिए Ks का मान ज्यादा होगा, और Ks का मान ज्यादा होगा तो उस संकुल का स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए, अपन ले लेते हैं दो संकुल। अपन को मान लीजिए ये दो संकुल दे दिए, FeCN6 -4 और एक अपन को दे दिया जाए FeCN6 -3। अपन को ये दो संकुल दे दिए। अब अपन देख रहे हैं कि दोनों में धातु परमाणु क्या है, समान है। इसमें भी आयरन, इसमें भी आयरन, और इन दोनों में लिगेंड भी क्या है, समान है, और लिगेंड की संख्या भी क्या है, समान है। यहाँ पे भी 6 साइनो लिगेंड और यहाँ पे भी 6 साइनो लिगेंड, यानी यहाँ पे धातु परमाणु भी समान है और लिगेंड भी समान है। और अपन को पूछ लिया जाए कि बताइए इन दोनों में से कौन अधिक स्थायी होगा। तो देखिए, अपन अब देखेंगे धातु आयन पर आवेश। तो इस Fe पे अपन आवेश निकाल लेते हैं, x मान लिया इसको। धातु आयन पर आवेश का मतलब उस धातु आयन पर ऑक्सीकरण अंक। तो अपन को धातु पे ऑक्सीकरण निकालना है, तो उसको मान लिया x। एक साइनों पे होता है -1, तो 6 साइनों पे -6 बराबर ऊपर दिया हुआ -4 तो बराबर -4। तो x -4 + 6 तो x आ गया +2। यानी इस Fe पे आवेश है कितना, +2। तो देखिए, इस संकुल में आयरन धातु पे +2 आवेश है। अब यहां पे देखिए, इसको मान लिया x प्लस 1 साइनों पे -1, 6 साइनों पे -6 बराबर ऊपर है -3। तो x -3 माइनस का 6 इधर जाएगा +6, तो x +3। तो इस आयरन में है +3। तो इस संकुल में आयरन धातु +2 के रूप में है और इस संकुल में आयरन धातु +3 के रूप में है। और अपन ने कहा था धातु आयन पर आवेश जितना ज्यादा होगा Ks का मान उतना ही ज्यादा होगा और स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो इस संकुल में आयरन पे आवेश ज्यादा है, इसलिए स्थायित्व भी ज्यादा होगा इस संकुल का। तो FeCN6 -3 है, वो ज्यादा स्थायी होता है इससे FeCN6 -4 से। अब अपन संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा कारक है किलेट लिगेंड की उपस्थिति। या किलेटीकरण। अब देखिए, किलेट लिगेंड है वो किस प्रकार स्थायित्व को प्रभावित करता है। अपन किलेट लिगेंड की परिभाषा पहले बता चुके हैं कि एक तंतुक लिगेंड को छोड़कर किलेट लिगेंड क्या होते हैं, किलेट लिगेंड क्या होते हैं, एक
दंतुक लिगेंड को छोड़कर जो बाकी जितने भी लिगेंड हैं, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक, ये सारे क्लेट लिगेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अपन एक लेते हैं द्विदंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड के रूप में मैंने ले लिया EN। EN बोले तो एथिलीन डाइएमीन। अब एथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतुक लिगेंड है, यानी इसका एक अणु है वो धातु के साथ दो बंध बनाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है द्विदंतुक लिगेंड। अब एथिलीन डाइएमीन की जो संरचना है वो इस प्रकार होती है। ये तो हो गया CH2 एथिलीन और डाइएमीन NH2, ये डाइएमीन हो गया। अब इसमें देखिए दाता परमाणु कितने हैं? 2 हैं, और ये दाता परमाणु है लोन पेयर वाले नाइट्रोजन। तो ये अपना एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब ये धातु के साथ इसका एक अणु कितने बंध बनाएगा? 2 बंध बनाएगा। एक ऊपर वाले नाइट्रोजन ने बना दिया लोन पेयर के नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर, और एक नीचे वाले नाइट्रोजन ने बना लिया लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देकर। तो ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, और इसके एक अणु ने धातु के साथ मिलकर कितने बंध बना लिए? 2 बंध बना लिए। अब देखिए बंध बनाने के बाद आप क्या देख रहे हो? ये जो पूरी संरचना है वो एक बंध संरचना के रूप में आ गई। ये जो पूरी संरचना है, पहले देखो, पहले ये यहां से खुली थी, पहले ये बंध संरचना के रूप में नहीं था, लेकिन जब इसके एक अणु ने धातु के साथ कितने बंध बनाए? 2 बंध बनाए, तो ये पूरी संरचना क्या हो गई? बंद हो गई। और बंध संरचना होती है क्या? वलय, और इस वलय को कहा जाता है किलेट वलय। इस वलय को कहा जाता है क्या? किलेट वलय। और ये किलेट वलय है वो होती है अत्यधिक स्थायी। तो किलेट वलय है वो अत्यधिक स्थायी होती है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि जो किलेट लिगेंड है वो निर्माण करते हैं किसका? अत्यधिक स्थायी किलेट वलय का। इसलिए अपन कह सकते हैं यदि किसी संकुल में किलेट लिगेंड होगा तो उस संकुल का स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि किलेट लिगेंड जहां होता है वहां बनती है अत्यधिक स्थायी किलेट वलय। तो किलेट लिगेंड कौन से होते हैं? एक तंतुक लिगेंड को छोड़कर जो जितने भी लिगेंड हैं, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुष्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक, ये सारे क्या होते हैं? किलेट लिगेंड होते हैं, और ये धातु के साथ मिलकर एक अत्यधिक स्थायी किलेट वलय का निर्माण करते हैं। इसलिए किलेट लिगेंड यदि किसी संकुल में होगा तो उस संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखिए अब अपन 2 संकुल लेते हैं, Cr NH3 6 +3, और दूसरा है Cr En3 +3। अब ये 2
दो संकुल ले लिए अपन ने। अब यहां पे देखिए धातु है क्रोमियम और यहां लिगेंड है उदासीन एमीन, तो क्रोमियम में आवेश आ गया +3, क्योंकि ये तो उदासीन हो गया। तो यहां ऊपर जो +3 दिया है वो किसका है? क्रोमियम का है। तो यहां क्रोमियम +3 में है। अब यहां पे एथिलीन डायमीन लिगेंड है जो भी उदासीन होता है, तो ये जो +3 आवेश है ये भी किसका है? क्रोमियम का है। तो इन दोनों संकुलों में धातु समान है और धातु पर दिया हुआ आवेश है वो भी क्या है? समान है। जो पहला वाला एग्जांपल लिया था वहां स्थायित्व बताया था किसके आधार पे? धातु पर दिए हुए आवेश के आधार पे। लेकिन यहाँ पे दोनों में धातु के आवेश क्या है? समान है। इसमें भी क्रोमियम पे +3, इसमें भी क्रोमियम पे +3। अब अपन देखेंगे यहाँ पर लिगेंड को। अब यहाँ पर लिगेंड है एमीन और एमीन है वो कैसा लिगेंड होता है? एक तंतुक लिगेंड होता है और अपन को पता है एक तंतुक लिगेंड है वो किलेट वलय का निर्माण नहीं करता। तो यहां किलेट वलय नहीं बनेगी और किलेट वलय नहीं बनेगी तो ये संकुल होगा कम स्थायी। अब यहां पे आइए, यहां पे लिगेंड है EN यानी एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन है यहां पे लिगेंड और एथिलीन डायमीन है वो कैसा होता है? ये होता है द्वितंतुक लिगेंड। एथिलीन डायमीन द्वितंतुक लिगेंड होता है और द्वितंतुक लिगेंड अपन को पता है किलेट वलय का निर्माण करते हैं। तो ये किलेट वलय का निर्माण होगा और किलेट वलय है वो अत्यधिक स्थायी होती है। तो ये जो संकुल है वो अधिक स्थायी होगा। तो ये जो संकुल है वो अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार यहां पे किलेट लिगेंड नहीं है तो इस संकुल के लिए Ks का मान क्या होगा? कम होगा और Ks का मान कम होगा तो इसका स्थायित्व भी कम होगा। अब यहां पे किलेट लिगेंड है, किलेट वलय का निर्माण होगा, इसलिए यहां पे Ks का मान ज्यादा होगा और Ks का मान ज्यादा होगा तो इस संकुल का स्थायित्व भी ज्यादा होगा। अब संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाला लास्ट कारक तीसरा लास्ट कारक है वो है लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। अपन को पता है कि संकुल में क्या होता है? धातु है वो तो काम करता है इलेक्ट्रॉन ग्राही का और लिगेंड काम करता है इलेक्ट्रॉन दाता का। अब इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी धातु है लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है लुईस क्षार, यानी लिगेंड है लुईस क्षार। तो यदि अब यहां पर अपन को लिगेंड है वो किसके रूप में ले रहे हैं? लुईस क्षार के रूप में। तो यदि लिगेंड की क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी, क्षारीय प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो यदि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो उपसहसंयोजक बंध का निर्माण है वो आसानी से होगा और संकुल का स्थायित्व है वो भी ज्यादा होगा।
तो इस प्रकार लिगेंड की क्षारीय प्रकृति जितनी ज्यादा होगी Ks का मान उतना ही ज्यादा होगा और संकुल का स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये अपना आज का टॉपिक था संकुल का स्थायित्व और उसके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।